हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का। हमने 2 अध्याय ऑलरेडी कर लिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 2 अध्याय यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए, ज्ञान विहार 247, ज्ञान विहार 247। और यहाँ पे आपका इस तरह का देखिए ये लोगो है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो। और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपका NCERT क्लास 6 साइंस का आ रहा होगा। यहाँ पे आपका दोनों ही वीडियो आ जाएगा पहले का, और ये जो तीसरा वीडियो है ये भी यहाँ पे आपका शो करेगा। तो 2 वीडियो यहाँ पे है, इसको आप देख लीजिए पहले, तब जाकर तीसरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय तीसरा है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। एक सेकंड, मैं अपना फ़ोन म्यूट कर देता हूँ, ये आवाज़ कर रहा। चलिए, बहुत अच्छे हैं। आवाज़ क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है जिसका अर्थ इस तरह से है। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, वही निरोगी है। चलिए शुरू करते हैं। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। अगर मतलब कि सरकारी स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जनरली मैं देखता हूँ कि डेली एक नया थॉट लिखा जाता है। प्रेयर में भी नया थॉट बोला जाता है, तो उसी का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, मिष्टी को बताती है कि संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है, ठीक है। आइए इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 3.1 यहाँ पे है। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे एक तालिका दिया गया है। आप सोमवार को क्या खाए थे, मंगल को क्या खाए थे, बुधवार को क्या खाए थे, इसके बारे में लिखना है। हालांकि आप 2 से 3 टाइम खाए होंगे और अलग अलग खाना खाए होंगे, तो एक टाइम का आप इसमें लिख सकते हैं। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर हमने आहार के संबंध में आपको एक क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर अपनी पसंद अलग अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्र द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर क्या पता चलता है? आपके नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर होगा कि आपको और अपने मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार एवं ऐसे विविधता पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर यहाँ तक कि मतलब हर 2 से 3 किलोमीटर में जो है भाषाएं चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ विविधता पाई जाती है ना। चलिए, क्रियाकलाप 3.2 है, यहाँ पे देखिए। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाले फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। आपका जिस तरह से सुविधा हो, ऐसे इंटरनेट आजकल सबसे बढ़िया रास्ता है, उससे आप पता कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अगर लिखित हैं, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे पंजाब में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसल है, फिर खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, पेय है। इस तरह से पंजाब, कर्नाटक, मणिपुर, आप अन्य राज्यों का लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या उगाया जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए, क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? तालिका टू 3.1 सॉरी तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी है जो केवल किसी राज्य विशेष में खाए जाते हैं।
आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रकृति के उस विशेष क्षेत्र में जाने वाले खाद्य फसलों की खेती स्वाद, प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ खान पीन की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? आइए देखते हैं। अपने वयोवृद्ध जनों से, वयोवृद्ध मतलब कि पूर्वजों से, पूर्वज नहीं तो कह सकते हैं कि अपने दादा दादी से या पापा मम्मी से पता कर सकते हैं। जनों से उसे खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? जैसे अभी फास्ट फूड वगैरह जो है बिल्कुल नया है, और जो हमारी दादी वगैरह होती थी, दादा दादी, तो वो सब इनका प्रचलन नहीं था कि वो फास्ट फूड खाते थे, और खाते भी थे तो बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? जैसे पहले जो है चूल्हे पे खाना बनता था, अब गैस स्टोव आ गया है, इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया है, तो इस तरह से चेंज हुआ है। खान पान संबंधी यह बदलाव किस कारण हुआ? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्धजनों का साक्षात्कार लें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो है मसाला पार्टी लोढ़ी इसको बोलते हैं, पता नहीं आपके तरफ क्या बोलते हैं, और अब मिक्सी आ गया है, तो इस तरह से कुछ परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिसे पाक पद्धति भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धति में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे, जो मैं लोढ़ी पार्टी बोल रहा था उसको सिलबट्टा बोलते हैं, सही बात है, सिलबट्टे का प्रयोग उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुआ है? इन परिवर्तनों के मुख्य कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवर्तन और बेहतर संचार साधन हो सकता है। बिल्कुल बेहतर संचार साधन है और बेहतर तकनीक है ना। भोजन के घटक क्या हैं? चलिए आगे देखते हैं क्या घटक हैं। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन, सॉरी स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों के प्रदर्शन करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप सभी बिना खाना खाए रह सकते हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और जो है कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय अपने पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसको बात को थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं आ सकता है आपका, ठीक है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद, तना तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम के कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ दिया गया है सामग्री जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपको विचार में सर्द
आपके विचार से सर्दियों के पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ और चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी भी विभिन्न प्रकार के तेलों का एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे बसा कहते हैं। बसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज बसा के कुछ अन्य स्रोत हैं। और इसको आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा है, बसा का स्रोत कौन सा है, आगे प्रोटीन का स्रोत मिलेगा, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से उन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि यानी शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूध उत्पादन और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं में से भी प्राप्त करते हैं। जैसे प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फसलें, मटर और मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस इत्यादि प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रोटीन का कुछ स्रोत दिया गया है। बढ़ते बच्चों को उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिससे वे कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है। क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम को देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग सब्जी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों का सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित दो उदाहरणों को पढ़कर हम खुद खाद्य घटकों के महत्व को समझते हैं। अध्ययन 1 है। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया। वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों के रक्त आना और उसमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है और स्कर्वी कौन से विटामिन से पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी की कमी से आगे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपयोग में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करते हैं। अध्ययन 2 है। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र के और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक हैं। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। यह लक्षण इन क्षेत्रों के मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई है। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेघा नामक रोग का लक्षण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि घेघा रोग किस कमी से होते हैं? आयोडीन की कमी से। और इसे किस तरह से पूरा किया गया? आयोडीन युक्त नमक के द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाकर इस रोग को ठीक किया गया। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपके समाचार पत्रों और विज्ञापनों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। नमक की खेती अग्रीय नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रन तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं।
नमी की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कैसे करें, ये देखते हैं। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट के अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के कुछ अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझिए। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति के चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जाती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ या संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक के परामर्श लेने के लिए कहिए। और यहाँ पे एक सूची दिया गया है जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्या सूची है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये सब के बारे में दिया गया है। ये कौन से शरीर में क्या दिक्कत करते हैं, उसमें कौन कौन से मतलब कि पदार्थ में पाए जाते हैं, कौन से रोग होते हैं, इस तरह का जो है लक्षण दिया गया है। यहाँ पे कार्य क्या है, स्रोत क्या है, रोग और विकार क्या होते हैं और लक्षण क्या है, इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ इसको, ठीक है। विटामिन ए आँखों और त्वचा के स्वस्थ रखता है। पपीता, गाजर, आम और दूध में पाया जाता है। रोग क्या होता है? दृष्टि और हरास या क्षति होता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस में ही लिखा रहता है, तो आप इसको भी अगर नाइट ब्लाइंडनेस रहेगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। दुर्बल दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर के विभिन्न कार्यों करने में सहायता करता है। कौन कौन किस में पाया जाता है? फलियाँ, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ में पाए जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? बेरी, विटामिन बी से बेरी। विटामिन ए से कौन था? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी। इसमें सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी होती है। विटामिन सी शरीर के रोगों से बचाता है। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू में पाया जाता है। जनरली खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी। लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता होती है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सब में ये चीज़ पाया जाता है। रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। अസ്ഥियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसका एक मेन लक्षण है। कैल्शियम किस में पाया जाता है? हमारी अസ്ഥियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर, ये सब में पाया जाता है। अस्थि और दंत क्षय में ये मतलब कि इसका रोग है। दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय इसका लक्षण है। आयोडीन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं की सहायता करता है। आयोडीनिक नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, ये टिसी, ये सब में पाया जाता है। सिंघाड़ा मतलब कि ये आप तल के खाते हैं सिंघाड़ा, वो नहीं। सिंघाड़ा एक समुद्री फल होता है जो पानी में पाया जाता है जनरली। इससे क्या होता है? गॉइटर, घेंघा रोग होता है। गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाता है। आयरन रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्ते, साग, सब्जी, चुकंदर, अनार, ये सब में पाया जाता है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है या रक्तलाप होता है। दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई इससे होती है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको 6 क्लास का पढ़ रहा है तो इतना ही दिया गया है। अभी इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा एक बार के लिए, और ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 3.5 में आपने यह सीखा कि विटामिन ए, बी, सी और डी और खनिज, कैल्शियम, सोडियम, आयरन खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे ठीक करेंगे। जो यहाँ पे कुछ स्रोत दिया गया है उसका, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का और विटामिन डी का कुछ स्रोत है, इसको आप
ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पूरा यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ से आप पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, वे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व क्या कहते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल, साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। यह खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों को भरपूर करते हैं। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन हमारे शरीर की स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम खुरखुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उसमें से विटामिन सी और कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छीली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट होते हैं। फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स भी हो सकते हैं। क्या हमें सभी पोषक तत्व को पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? ये थिंकिंग थॉट है जो आप सोच सकते हैं। नहीं, जब नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र या पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी संपर्क में आने से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनते हैं। फल और साग आहारीय रेशे यानी फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। आवश्यक पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर के आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि रुक्षांश किसको कहा जाता है, यह एनसीईआरटी में दिया गया है। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर में आहारीय रेशे होते हैं। और रेशे किस में पाया जाता है? जब आप साग सब्जी जो खाते हैं उसमें रुक्षांश पाया जाता है। हमारे शरीर के पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं और फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर के अनपचे आहार की छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल के सुचारू निकासी को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार का रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दाने और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। मेरे दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाने की सलाह क्यों देते हैं, है ना। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा होता है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन के पोषक तत्व को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकलता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। यहाँ पे एक वैज्ञानिकों से परिचय है। वैज्ञानिक का नाम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ताकि आपको जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनमें आ सकते हैं। वैज्ञानिक का नाम है कोलुथुर गोपालन। 1918 से 2019 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषक मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषक स्थिति पर एक किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की। इसमें परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिन्हें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना के देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? चलिए देखते हैं। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में से कौन सा पोषक तत्व यानी मंड, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन उपस्थिति का पता कैसे लगाएं। यहाँ पे मंड का परीक्षण दिया गया है और परीक्षण को आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज़ से पता लगाया जाता है। ये बहुत ही आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कूटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपलर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ में रंग में कोई परिवर्तन आया है। क्या यह नीला काला हो गया है? आपके अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि मंड के लिए आपको क्या यूज करना है, तनु आयोडीन विलयन। ठीक है, और दूसरा मंड का रंग, मंड पे जब आयोडीन विलयन डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, नीला काला। और ये दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए वसा के बारे में परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया उन्हीं से छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर एक छोटे भाग में कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ का कागज के लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रहे कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार की तैलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित हैं तो यह कागज एक तैलीय धब्बा छोड़ देता है। अब कागज को प्रकाश के सामने ले जाइए। क्या आपको इस धब्बे के होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा और की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से कुछ किन पदार्थों में वसा होती है? आपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में डालिए। और वसा का अवलोकन किस तरह से करना है वो यहाँ पे एक विशेष तरह का फॉर्मेट दिया गया है, उसको आप पता कर सकते हैं। जैसे आप आलू का टुकड़ा लिए तो उसको एक तरह से कागज़ पर हल्का सा प्रेस कीजिए और उसको हल्का सा सूखने दीजिए अगर वो गीला हो गया है। अगर उसमें तैलीय धब्बा आपको दिख रहा है तो हाँ उसमें वसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को प्रोटीन का संश्लेषण है, परीक्षण है। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो तरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। सावधानी इसमें कुछ बरतना है जो आपको दिया गया है यहाँ पे। यह रसायन हानिकारक है और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं तब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। यानी टीचर आपको ज़रूर कहेंगे उनके प्रयोग करने के लिए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाता है तो उसके स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इसमें से कोई भी रसायन आपके मुंह में न डालें और ना ही उसको सूंघने का प्रयास करें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक तरल साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। ठीक है, अब एक ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परख नली को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उसमें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। आपने क्या देखा, कुछ परख नलियों तथा पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अपने अवलोकन को 3.23 में लिखिए। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि आपको यहाँ पे नंबरिंग दे दिया जाता है कि मतलब ऊपर नीचे करके कि पहले कौन सा क्रिया होगा बाद में कौन सा क्रिया होगा और उसको आपको जो है सीधा करना होता है। इसे दे दिया गया फर्स्ट में कि कॉपर सल्फेट विलयन डालना है, फिर दिया गया आपका कि कास्टिक सोडा का 10 बूंद डालना है, तो उसको सरियाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको
किसी भी जो आप चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं उसको एक चूरा बना लें और उसको विलियन बना लें, ठीक है। हल्का सा पानी मिलाकर उसको परख नली में डाल लें। उसके बाद सबसे पहले कॉपर सल्फेट डालना है, उसके बाद कास्टिक सोडा डालना है, ठीक है। उसके बाद कुछ मिनट तक छोड़ना है, तब आपका जो है परीक्षण यहाँ पे आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप तालिका 3.3 में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कौन से पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जा सकती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ का पता लगाइए। प्रयास करें कि जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो। और यहाँ पे दिया गया है जैसे आलू है, खीरा है, और इसमें पता कीजिए कि आयोडीन के परीक्षण से पहले और आयोडीन के परीक्षण के बाद कौन सा रंग यहाँ पे आया है। उसके बाद उसमें जो है मतलब कि वसा का परीक्षण कीजिए और वसा मतलब है उसमें या नहीं, इसका अवलोकन कीजिए। प्रोटीन का परीक्षण कीजिए और इसमें तालिका में लिखिए। यहाँ पे कुछ दिया गया है जैसे आलू है, खीरा है, उबले चने हैं, उबले चावल हैं, उबले चने हैं, मूंगफली, रोटी, इस तरह से तालिका दिया गया है और उसमें लिखिए। 3.4 संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों के पोषक संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आहार में पोषक तत्वों की एक प्रकार की मात्रा आवश्यक आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आइए पता करते हैं। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपयोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की गई है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक अपघटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्व अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित नहीं करने की आवश्यकता है। ऐसे आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हैं, रुक्षांश और जल सही मात्रा में पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे दूध आप बोल सकते हैं संतुलित आहार है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उन्हें पढ़ें। और यहाँ पे आलू के चिप्स में कुछ ऊर्जा इतना 536 कैलोरी है, वसा है 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारीय रेशे 4.8 ग्राम, इस तरह से आपका दिया गया है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप उसमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों, इसमें भी देख लीजिए। इसमें आपका ऊर्जा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारीय रेशे, तो ज़्यादा कौन सा है इसमें आप पता कर सकते हैं। 100 ग्राम चना, 100 ग्राम चिप्स। तो जैसे हम लोग यंग है और यंग में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो प्रोटीन इसमें ज़्यादा मिल रहा है, इसमें तो कम मिल रहा है। बाकी ऊर्जा हल्का सा कम है। तो आप भुने हुए चने, अगर एक को बोला जाए तो भुना हुआ चना आप ले सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वस्थ प्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोहाइड्रेट पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। जो सबसे पहला जो टॉपिक नहीं, जो सबसे पहला लाइन था वो यही था। हमारे स्वस्थ रहने के लिए आपके शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व खुशी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उसमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? जैसे अभी देखा आपने आलू का चिप्स है ना, उसको जंक फूड में कंसीडर किया जाएगा। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट
पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जिसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। जैसे FSSAI कहते हैं। आप कोई भी पैकेट वाला फूड जो खा रहे हैं तो उस पर इसका सैंपल आप देखते होंगे और उसमें ये चीज़ लिखा होता है कि उसमें कितना वसा है, कितना प्रोटीन है, वगैरह वगैरह, है ना। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांभर जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत के देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कंदन यानी मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कंदन के बाद बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? बहुत ही कम ही मिलता है ना, क्योंकि अब तो ज़्यादातर मैदा का भी उपयोग होता है। कंदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। यह विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यदि यही कारण है कि इसे पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेत में भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनाने तक की कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। और यहाँ पर देखिए, किसान जो है गेहूँ लगा रहा है, उसके बाद अनाज की मढ़ाई और ओसाई होता है, मतलब कि पिटाई जिसको बोलते हैं। उसके बाद अनाज का भंडारण होता है, उसके बाद पीसते हैं, उसके बाद दुकान में जाता है और उसके बाद हमारे थाली तक आता है। ठीक है। गेहूँ किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक के उपभोक्ता तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील यानी फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिवर्तन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने की सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अत्यधिक ताज़ा व स्वस्थ रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य स्वस्थ खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितनी समय लगाते हैं, कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपने थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन के खेत से थाली तक पहुंचने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा यानी टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादों का समर्थन करें। यहाँ पे प्रमुख बातें जहाँ लिखी गई है, कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धतियाँ, और इस सब को आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है वर्ड मीनिंग की तरह है, यहाँ पे दिया गया है। चलिए सारांश देखते हैं। सारांश क्या कहता है? संपूर्ण भारत में लोग विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार का उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताएं, संस्कृति और परंपराएं आदि के अनुसार खान पीन की आदतें भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। हमारे आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। यह हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। हमारे हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज है। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषक तत्व की कमी से रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जंक फूड स्वास्थ्य होते हैं क्योंकि इसमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं।
मिलेट को मोटा अनाज यानी पोषक अनाज भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जाती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधे से मिलने वाली खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से भी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के लिए स्थान के उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी खाद्य मील कहलाता है। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। आइए कुछ अधिक सीखते हैं, और इसमें कुछ अधिक बातें की गई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँ। आप अगर सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो को रिलेटेड, तो आप ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।